लिबरल की तारीफ मेरे नज़दीक एक ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड और एक नॉलेजेबल इंडिविजुअल है। इस वीडियो में मैं आपके सामने इस बात की वजाहत करूँगा कि कुरान मजीद का हिफ्ज़ किस तरह आपको दुनियावी तौर पर फ़ायदा देता है और किस तरह क्यों इसका करना बहुत एक ज़रूरी अमर है। और जो भी इसकी सतात रखता है और जो इसकी कुदरत रखता है और जो उसके मुताबिकत की पर्सनालिटी रखता है, उसे क्यों ये करना चाहिए और उसके दुनियावी फ़ायदे क्या हैं, इस सब में मैं आपको अपनी स्टोरी और 3 पर्सपेक्टिव से मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं, वो लोग जो खुद से किसी शौक़ की बिना पर हिफ्ज़ करना चाहते हैं, और साथ में अपनी स्टोरी, क्योंकि मैं एक पुख्ता मेरा कुरान मजीद मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं कहीं से भी उसकी तिलावत किसी भी वक़्त कर सकता हूँ। तो उस पर्सपेक्टिव में मेरी जो एक्सपीरियंस है वो भी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को करवाना चाह रहे हैं, वो काफ़ी वैल्यूएबल होगा। तो पहली चीज़, पहला एलिमेंट, पहली वजह जो आपको कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना चाहिए, अपने बच्चे को करवाना चाहिए, वो ये कि कुरान मजीद में आप कुरान को हिफ्ज़ उसकी एक-एक ज़बर ज़ेर और एक-एक लफ़्ज़ के बगैर, उसके सही होने के बगैर आपका हिफ्ज़ नामुकम्मल है। कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने में जो परफ़ेक्शन है, वो मिनिमम स्टैंडर्ड है। तो ये आपको लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा टूल, मुझे हमारी सोसाइटी में इससे अच्छा टूल, इससे अच्छा स्टार्ट ज़िंदगी के लिए, इस सदी की जो अहम तरीन महारत सीखना है, उसको, उस महारत को जानने के लिए, उस महारत को सीखने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुरान मजीद के हिफ्ज़ से बेहतर कोई चीज़ है। क्योंकि जिस परफ़ेक्शन की रिक्वायरमेंट कुरान मजीद के हिफ्ज़ में है, वो किसी और भी चीज़ में नहीं है। आप क्लासेस में, आप अपनी स्टडीज़ में और 100% लेना ये एक लग्ज़री है, या ये एक बहुत एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कुरान मजीद में आपको एक-एक चीज़, एक-एक ज़बर ज़ेर का याद होना, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, और इसके बगैर आप एक गलती भी करते हैं तो आप उसको सही किए बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो चूँकि एक रट्टे पर मबनी हमारा तालीमी निज़ाम है, तो ये भी एक बहुत अच्छा बच्चों को एक ज़हनियत फ़राहम कर देता है, जिसकी बना पर वो हर चीज़ रट सकते हैं, और ये इनको एक बहुत बड़ी सुपीरियॉरिटी दे देता है। और आपको बेसिकली ये एक डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और पेशेंस, वो तमाम चीज़ें जो आजकल के माशरे में मफ़कूद हो चुकी हैं और जो कि बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए, तो ये एक बहुत छोटी उम्र में ये आपको वो सिखा देता है और बता देता है कि अपने आप पर ट्रस्ट किस तरह किया जा सकता है। तो पहली चीज़ कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने के लिए, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी क्या वजह है कि आप कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर रहे हैं। मैं एक बात की वज़ाहत कर दूँ कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। तो इस वजह से आपको अपनी मोटिवेशन, अपना रीज़न, और वो चीज़ जो आपको दरमियान में रुकने नहीं देगी कि आप 5 पारे, 10 पारे और 15 पारे करने के बाद इसको छोड़ दें, वो चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं, ये बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स के बारे में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवा रहे हैं, तो 2 तरह की बच्चों की पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो हिफ्ज़ कर सकते हैं। पहला, कॉन्फिडेंट, एंथुसियास्टिक और क्यूरियस और इंटेलिजेंट बच्चा, जो कि चैलेंजेस को पसंद करता है। उस किस्म के बच्चे को हिफ्ज़ करवाया जा सकता है। उस किस्म के बच्चे के बारे में सोचा जा सकता है कि इसे हिफ्ज़ करवाया जाए, और बिलो 7 किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। 7 टू 10 वो एक एज है जिसमें एक बच्चे को हिफ्ज़ करने के लिए एक अच्छी एज है। और दूसरी पर्सनैलिटी वो है, वो बच्चा जो इंटेलिजेंट होता है, क्यूरियस होता है, लेकिन एग्रीएबल होता है। यानी कि वो कुछ हद तक वो ज़्यादा डिसएग्रीएबल नहीं होता, वो अपनी दूसरों की बात ज़्यादा मानता है और अपनी बात ज़्यादा नहीं मानता या अपनी मर्ज़ी ज़्यादा नहीं करता। लेकिन उस बच्चे में एनकरेजमेंट उसको चाहिए होती है अपने पेरेंट्स या अपने आस-पास के लोगों से, जिस पर वो हिफ्ज़ कर सके, जिस पर वो ये मुश्किल काम कर सके। एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और मैं अपनी स्टोरी में, जैसे कि मैंने बताया, मैं मैं उस दूसरी किस्म का था। मैं एग्रीएबल और थोड़ी-सी एनकरेजमेंट चाहने वाला बच्चा था। मैं इस वजह से मैं हिफ्ज़ किया। मेरी स्टोरी कुछ ये है कि मैं 4th क्लास में था जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि मुझे हिफ्ज़ करना चाहिए, और उनके ये स्टार्टिंग में एनकरेजमेंट थी, लेकिन जो मेरा रास्ता था, ज जो जो मेरी ये जर्नी थी, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, वो काफ़ी मुश्किल और डिफ़िकल्ट और अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी। तो आपको इन 2 किस्म के बच्चों के अलावा कोई तीसरी किस्म का बच्चा हिफ्ज़ नहीं कर सकता। वो बच्चे जो कि हमारे जो देहातों में ये एक आम रिवाज है, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा या जो बच्चे में स्कूल में पढ़ने की एबिलिटी नहीं है, उसको मदरसे में डाल दो, ये काम नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा ज़ुल्म और एक बेकार बच्चे का एक बहुत बुरा डिस्पोज़ल है, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो सकता, तो अगर वो बच्चा नहीं कर सकता, या उन लोगों के लिए भी जो खुद करना चाह रहे हैं,
जो कि बड़ी उम्र के हैं, यानी अबव 13 है, वो बड़ी उम्र है, और आप खुद करना चाह रहे हो उस एज में, तो भी आपको अपनी पर्सनैलिटी वो सब वो रीज़न वो आप खुद ही अपना डिटर्मिन कर लेंगे कि वो क्या रीज़न है, वो क्या मोटिवेशन है जिस पर आप हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं। और ये तमाम एजेस के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी एज मुझे नहीं लगता कि आप ये नहीं कर सकते किसी भी एज में, या एक सर्टेन एज के बाद आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वो कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ और लर्निंग की वो तमाम तब तक मौजूद होती हैं, और वो इसको करने से ज़्यादा एक्सपैंड होती है। यही एक सोल रीज़न है मेरा इस वीडियो को बनाने का। इसके अलावा क्योंकि मुझे इसका कोई ऐसा टैंजिबल फ़ायदा एक चीज़ को रट लेने का और एज़ इट इज़ रट लेने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया, अलावा इसके कि आपको सोसाइटी में कुछ हद तक रिस्पेक्ट भी मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सी वजाहत करना चाहूँगा। मैं 4th क्लास में था, मेरी एज ऑलमोस्ट 9 साल थी जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल क्लास के एंड के बाद कहा कि मुझे हिफ्ज़ कर लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, मैं काफ़ी एग्रीबल था बचपन में, और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, और मेरे पेरेंट्स की थोड़ी इंकरेजमेंट थी, जिसके पर अ, मैं इस बात पर राज़ी हो गया कि मैं हिफ्ज़ कर लूँ, और मैं चला गया हिफ्ज़ करने। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करना चाह रहा हूँ, जो मेरे बचपन का एक पार्ट है, जो कि काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंस था मेरा। वो ये कि इस जर्नी के दौरान मुझे कोई किसी भी किस्म की इंकरेजमेंट नहीं मिली अपने पेरेंट्स की तरफ से। ये एक फ़ैक्ट है, मैं किसी शिकायती और इस वजह से नहीं कह रहा, जो कि जिस वजह से ये पीरियड मेरी ज़िंदगी का काफ़ी एक ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड पीरियड था। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, और लेकिन जो वजह थी इस सब के बावजूद कि मेरे पेरेंट्स की कोई इंकरेजमेंट नहीं थी, और इनका एक ऑलमोस्ट रूड रवैया था मेरे साथ, और लेकिन और इस सब के बावजूद मैंने क्यों हिफ्ज़ कर लिया, वो ये था कि मेरे ज़हन में मेरे पास और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। अगर मैं हिफ्ज़ नहीं कर रहा, अगर मैं पढ़ नहीं रहा, तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ? तो इस वजह से मैंने अपने आप को मेंटली काफ़ी मैं डिस्टर्ब भी था, लेकिन मैंने इस वजह से अपने आप को फ़ोर्स किए रखा। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा, इसका एक मैसिव फ़ायदा जो मुझे ज़िंदगी में अब हुआ, और जो इसकी वजह से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वो ये कि अगर मुझे वो एनकरेजमेंट नहीं मिली, अगर वो मेरा ज़िंदगी का एक अच्छा पीरियड नहीं था, तो अब मुझे किसी किस्म की एनकरेजमेंट की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं खुद कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी से किस्म की वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस नहीं होती। कोई मुझे दाद दे रहा हो या वाह-वाह कर रहा हो, मुझे उसकी किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ है। मैं अपनी ज़िंदगी को खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, और मैं अपनी थिंकिंग पैटर्न और अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, और मुझे किसी किस्म की कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इलावा जी, मुझे सीखना आ गया है, मुझे डिसिप्लिन, मुझे कॉन्फिडेंस, मुझे याद है मैं 11-12 साल की एज थी, और मैं 3 बजे उठ जाया करता था, और 6 बजे मैं मदरसे चला जाया करता था, और सबक सुनाकर अपना फ़ारिग होकर मैं 9 बजे तक वापस आ जाया करता था। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, और लेकिन ये जो ज़िंदगी लाइफ़ लॉन्ग हुनर है जो मेरे पास आ गया, मुझे सीखने का अमल आ गया, मुझे डिसिप्लिन आ गया, मुझे कॉन्फिडेंस, मुझे पेशेंस, मुझे अपने सीखने के स्टाइल के बारे में पता चल गया। तो सीखने के स्टाइल के बारे में अब थोड़ी-सी मैं बात करूँगा। 2 तरीके हैं इसको अप्रोच करने के। पहला ये कि आप फुल टाइम इस पर हिफ्ज़ करें, और आप दूसरा कोई काम ना करें, आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना जा रहे हो, और आप कोई जॉब भी ना कर रहे हो, और आप फुल टाइम कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक मेंटल बैरियर रिमूव करना चाहूँगा, वो ये कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम टाइम लिमिट नहीं है आपके पास। आप 1 महीने में भी लोगों ने हिफ्ज़ किया हुआ है। तो जब आप ये समझते हैं कि 2 साल ज़रूरी है, 1.5 साल ज़रूरी है, तो ये मेंटल बैरियर को रिमूव करते हैं, और जब आप फुल टाइम हिफ्ज़ कर रहे हैं, और आपकी, जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया, कि मोटिवेशन और उस डिटर्मिनेशन का लेवल इस बात की तहदीद और इस बात का फ़ैसला करता है कि आप किस शिद्दत के साथ उसको अटैक करेंगे, और किस शिद्दत के साथ उसको याद करेंगे। क्योंकि लोगों ने 1 माह के अंदर भी हिफ्ज़ किया हुआ है। लोगों ने 1 माह के अंदर, लोगों ने 3 माह, लोगों ने 6 माह के अंदर भी हिफ्ज़ किया हुआ है। उसकी वजह सिर्फ़ यही थी कि उनके मोटिवेशन का लेवल और फ़ोकस का लेवल बहुत ज़्यादा था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप ये वो वाही चीज़ है, मुझे लगता है कि जिसमें आप एक लम्हे के लिए भी अपना फ़ोकस लूज़ कर देते हैं ना, तो आप इसको नहीं कर सकते। इसको करना इम्पॉसिबल हो जाता है जब तक आपका 100% फ़ोकस इसके ऊपर नहीं होता। दूसरी स्टडीज़ की निस्बत, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और तो मेरा इस बात में मुझे इसको कंपेयर करने का मौका मिला है। दूसरी स्टडीज़ में मैं फ़ोकस ना भी करूँ, और तो अच्छे ग्रेड्स लेना बहुत ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके, जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड ही परफेक्शन है। दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि
2 तरीके हैं। दूसरा तरीका ये कि आप उसको किसी अपनी स्टडीज़ या अपनी जॉब के साथ-साथ लेके चलें, तो उसमें भी आप मुख्तलिफ अपने लिए एक टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी वो पीरियड जा सकता है अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ के साथ कर रहे हैं। और उसे एक डिसिप्लिन अंदाज़ में आपको लेकर चलना है कि आपको डेली का इतना पढ़ना है और इतना उसको याद करना है। और इसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले बताया, ये बहुत मुश्किल है और आपको इसके बाद भी डेली का 1 से आधे से 1 घंटा डेली डेडिकेट करना पड़ेगा। और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको बता दी कि आपको ये करना पड़ेगा और उसके बगैर ये नहीं हो सकता। तो जो लोग इस सब के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये कुरान मजीद का हिफ़्ज़ ज़रूरी है और बाकी लोगों के लिए नहीं। थिंकिंग और लर्निंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। लोग पूछते हैं किस तरह किया जाए और ये और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए और किस तरह सबक याद किया जाए। इस बारे में मैं कहूँगा, मैं अपने तजुर्बे से बताऊँगा कि कोई सेट पैटर्न नहीं, कोई एक तरीका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपना लर्निंग पैटर्न खुद ही डिस्कवर करते हैं ये करते हुए। जब आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 पारे कर लेते हैं, तब आपको अपने बारे में समझ आना शुरू हो जाती है कि मैं किस तरह कर रहा हूँ और कौन-सा तरीका मेरे लिए बेहतरीन रहेगा। तो ये अगर आप इस बात को डिसाइड कर चुके हैं, तो आपको ये खुद ही इस बात को आपको वज़ाहत करेगा कि वो क्या तरीका है जो आपको चूज़ करना चाहिए। एक और बात मैं बहुत ज़रूरी जो करूँगा, जो कि पेरेंट्स के लिए, कि जो हमारे माशरे में कुछ बातें फैली हुई हैं कि मदारिस में बुरी हरकतें बच्चे करते हैं और उनसे बुरी बद-इख़लाक़ हरकतें करते हैं और इस किस्म के मामलात होते हैं। तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि ये सब कुछ सही है। ये सब कुछ सही है, ऐसे ही होता है, सब कुछ होता है मदारिस में। और लेकिन कुछ बावक़ार और बाअदब और ऊँचे घराने के बच्चे भी होते हैं जो अपनी पाकीज़गी और अपनी सफ़ाई और अपने वक़ार का लेवल मेंटेन रखते हैं और वो उनसे दूर रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। मैं उन बच्चों में था। और लेकिन ये बात मैंने वज़ाहत कर दी है कि ये सब कुछ होता है और इस सब के को जानने के बावजूद, तो ये एक पेरेंट्स के लिए एक बात है जिनको ये बात नहीं पता होती और जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे अच्छा जो तरीका जो सबसे अच्छा अप्रोच है इसको हिफ़्ज़ करने के लिए, वो ये है कि ऑनलाइन कोई ट्यूटर हायर कर लिया जाए। ये मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन अप्रोच है, अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन और विल पावर और कॉन्फिडेंस है। दूसरा ये है कि किसी टीचर को घर में बुलाया जा सकता है अगर आप उस तरीके को अप्रोच नहीं करना चाह रहे। लेकिन मैं कुछ एक ऐसे मदरसे में भी गया था, जहाँ पर ऊँचे घरानों के लड़के थे और वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड के लड़के थे और वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लड़के थे और वो एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन किसी वजह से मुझे वो इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ा। तो ये कुछ वज़ाहतें थी जो मैंने आपके सामने रखी कि कुरान मजीद को किस तरह हिफ़्ज़ किया जाए, क्या आपको तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए और कैसे पता चलाना चाहिए कि आप वो शख्सियत के हामिल हैं जो कि कुरान मजीद के हिफ़्ज़ के लिए ज़रूरी है। मेरी स्टोरी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको इस्तेमाल करते हुए आप कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर सकते हैं और कुछ इसके फ़वाइद जो कि आपको हासिल होंगे।